नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान सूची के नाम नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसे देखते हुए अब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में मतदान सूची के पुनः निरीक्षण के लिए शिविर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि मतदान सूची में नाम छूटने की शिकायत को देखते हुए सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सभी निकायों और वार्डों में 7 दिन का कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हमने जो शिकायत मिली है कि देहरादून में या अन्य कई शहरों में जहां पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम छूट गए हैं, तो हमने सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उसमें उनको निर्देश किया गया है कि वो 7 दिन का कैंप लगाएं, शिविर लगाएं प्रत्येक नगर निकाय में, वार्ड में, और वहां पर इसकी जो है फिर जांच करके 15 दिन के भीतर वो अपनी संस्तुति रिपोर्ट हमें भेजेंगे और हम जो उनके नाम उसमें जुड़ने हैं या डिलीट होने, शुद्ध होने हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सूचना दी। 10 मई से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचें। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाएं, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र। चारधाम यात्रा में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक सीईओ अनुज आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हमने सभी एरिया का निरीक्षण कर लिया है। ऋषिकेश और मसूरी एरिया का दौरा किया जा रहा है और आईएसबीटी की व्यवस्थाओं में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक सही हो। साथ ही कहा कि जगह जगह पर पुलिस फोर्स भी तैनात किए जाएंगे ताकि व्यवस्था सही बनी रहे। चारधाम यात्रा से पहले हम लोगों ने एरिया विजिट कर लिया है। ऋषिकेश में भी विजिट की गई है और मसूरी में विजिट की गई है और हमारे द्वारा आईएसबीटी पे भी कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ा से चेंजेस किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक का लगातार मूवमेंट अच्छा आसानी से बना रहे। और चारधाम रूट पे विशेषकर हमने फोर्स को जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉयमेंट करने का भी प्लान किया गया है। इसमें पूरी तरीके उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया। ये ऑपरेशन देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में चलाया गया। राजधानी देहरादून में भूकंप से बचने का अभ्यास किया गया। इस तरह से राहत बचाव करेंगे और उसके लिए क्या क्या चिन्हित किया आप लोगों ने कि कौन कौन सा रेस्क्यू करना है? जैसा कि आप जानते हैं, चारधाम यात्रा है और दिनों दिन जो है काफी यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी जो पुराना जो अभी रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 20 लाख तक जो है लोग यात्री आए थे दर्शन करने चारों धामों में। तो चारों धामों में हमारी एक एक टीम जो है डिप्लॉय रहती है। आपका यमुनोत्री एक्सिस में रहती है, एक केदारनाथ में रहती है, एक चमोली में रहती है बद्रीनाथ जी के लिए, और इसके अलावा जो गंगोत्री एक्सिस है उत्तरकाशी, वहाँ पे एक टीम हमारी हमेशा तैनात रहती है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की घटना हो, कोई गाड़ी अगर खाई में गिर जाती है या कोई इस प्रकार का भूकंप हो या कोई फ्लैश फ्लड वगैरह कोई भी आती है दिक्कत, तो उसमें हमारे रेस्क्यूअर्स हमेशा तैयार रहते हैं। और ये सभी इन घटनाओं के लिए जो है हमारे रेस्क्यू पूरी
तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। बच्चे बाहर वाले रूम में थे, उनको लोकल पुलिस की मदद से हमने वेकेट कर दिया था। लेकिन जो ट्रैप्ड थे उनके लिए हमने फिर जो हमारा लोकल अथॉरिटीज़ है, रेवेन्यू है, लोकल पुलिस है, NDRF है, SDRF मेडिकल टीम भी, तो हमारी कॉल के बाद 10 से लेकर 12 मिनट में वो टीमें यहाँ पहुँच गई थी और फिर उन्होंने अपना रेस्क्यू स्टार्ट किया। तो NDRF, SDRF, लोकल पुलिस और रेवेन्यू की मदद से और जो हमारी सिविल डिफेंस है उनके सहयोग से हमने उनको रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू उपरांत उसमें 3 जो इंजर्ड थे उनका तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद इनसे डिस्चार्ज कर दिया और बाकी 2 जो थोड़ा इंजर्ड थे जिनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको दूर में रखा। इस सारे सीन में लगता है कि अगर भगवान न करे कभी इस तरह की मुश्किल आती है, अगर आती है तो हमारा आगामी 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान आपदा की स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए आपदा प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए हमने पहले ही इंतजाम कर रखे हैं और सभी व्यवस्थाओं को तैयार कर रखा है। आपदा विभाग की तरफ से किस तरह तैयारी की गई ताकि ऐसे हादसे न हों? देखिए, आपको मैंने बताया कई इश्यूज जब आपदा आती है कोई भी, तो कोई ये नहीं होता है कि इस तरह से आपदा आएगी। आपदा अपना उनका जो नेचर का है उस हिसाब से आती है। तो कई बार इस तरह की जब आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, उसमें हम पहले से एंटिसिपेट कई चीजें करते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट में रिसोर्सेज की, मैन पावर की इस तरह से होनी चाहिए, करते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह आपदा आई जहां पर कि हमारी इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकती है, मैन पावर को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस कंटीजेंसी को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। कई जगहों पे समय लगता है, लेकिन आप पिछले वर्ष भी देखें, कई जगह पुलें टूटी, कई जगह से हेलीकॉप्टर से 500-500 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्थितियों में टाइम लगे, लेकिन हम व्यवस्था हमारी पूरी रहती है और हम इसमें इवैक्यूएट करने, लोगों को बचाने का काम बड़ी शिद्दत। 4 धाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य महकमा जिला स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ऋषिकेश में हमें पर्यटन विभाग ने 5 बेड का अस्पताल बना के दिया है, जिसे हम 6 मई से कार्य में ले आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यात्री उस अस्पताल में आएगा तो वहां उसका पंजीकरण होगा। हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। जितने भी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का BP या शुगर बढ़ा हुआ मिलता है तो उन्हें लिखित में सहमति देकर 4 धाम यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 10 मई से इस बार केदारनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो क्योंकि यह पिछले साल से ऋषिकेश में जो हमारा ट्रांजिट पॉइंट है, यहाँ पे कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमको एक 5 बेड का हॉस्पिटल बना के दिया हुआ है, तो उसी को हम 6 तारीख तक फंक्शनल कर देंगे। तो उसमें 24/7 हमारे यात्री जो भी आएगा, एक तो उसी पॉइंट पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम हंस फाउंडेशन के सहयोग से एक तो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, तो जो भी 50 साल से ऊपर के यात्री हैं और इनका ये BP या शुगर बढ़ा हुआ आएगा, तो हम उनको लिखित में उनसे कंसेंट लेके तभी यात्रा मार्ग के लिए उनको। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की तैयारी प्रवेश द्वार ऋषिकेश में पूरी हो गई है। यात्रा मार्ग पर जाने के लिए 2200 बेसन का तैयार किया गया है। अभी तक 200 से ज्यादा बसों की बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। लाखों यात्रियों के आने की उम्मीद से परिवहन कारोबारियों में खुशी है। बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचेंगे। गाड़ियां तैयार हो गई, यात्रा सर पर है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? हमारी जो 4 धाम में यात्रा में जो बसें जाती हैं उनकी तैयारी पिछले 1.5-2 महीने से चल रही थी, वो लगभग अब पूर्ण हो चुकी है और हमारे पास इसमें 2200 के लगभग सारी बसें यात्रा में चलने के लिए तैयार है। जिस तरीके से अभी कुछ बसों में काम हो रहा है और यहाँ पे खड़ी हो गई है दूर से बसें, वो 2 से 4% बसें हो सकती है, 100 से 50-100 बसें होंगी, बाकी सबका पूर्ण हो चुका है कार्य।
और जब ग्रीन कार्ड की तैयारियां लगातार चल रही है। ग्रीन कार्ड लगातार बन रहे हैं और लगातार बस थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारी गाड़ियां जानी थी वहाँ, तो कल भी नहीं जा पाई और आज भी दिक्कत आ रही है। अभी तक सर्वर चालू नहीं हुआ है। उससे क्या है, ग्रीन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और डिले हो रहा है और खिसकता जाएगा सर। तो कितनी तारीख को यहाँ से बसें निकलेगी? यहाँ से जो मुहूर्त है हमारा 9 तारीख को है और 9 तारीख को यहाँ से बसें जाएंगी। कौन आ रहे हैं जी? कौन करेंगे रिबन काटिंग? माननीय मुख्यमंत्री जी से भोले जी महाराज जी तो जैसे हमेशा आते हैं वो आएंगे, उनके सानिध्य में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबोध उनियाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी तेज होने के साथ ही अल्मोड़ा में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार चिकई और जागेश्वर मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंदिर माला मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम आने के बाद चिकई और जागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। इससे पर्यटन रोजगार से जुड़े व्यवसायियों को भी फायदा हो रहा है। जागेश्वर धाम में पर्यटक सीजन शुरू हो गया है। पिछले साल पीएम मोदी जी के यहाँ आने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यहाँ पर जो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य किए जा रहे हैं और जो उससे भी पर्यटक यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इस सीज़न में इस बार यहाँ पर बम्पर भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो सर ठीक फायदा हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है। अभी 10-15 दिन हो गए, अभी जून तक चलेगा ये लास्ट। तो पहले से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है। कहाँ का टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर? बंगाल, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओवर इंडिया से आ रहा है। पिछले दिनों लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है और वन विभाग इसे रोकने में नाकाम दिख रहा है। वहीं 30 अप्रैल को पुराने हाफ अनूप मलिक का कार्यकाल समाप्त हो गया और अब नए प्रमुख वन संरक्षण के पद पर वरिष्ठ अधिकारी धनंजय मोहन हैं। जंगलों में लग रही आग पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय हमने तुरंत लेने शुरू कर दिए हैं। देखिए, कुछ डिसीजंस हमने जल्दी एकदम लेने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा जो अभी रिपोर्टिंग सिस्टम है, हालांकि हम लोग जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अब एक ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग को भी अभी ऑलरेडी हम करीब पिछले 2 साल से रुद्रप्रयाग डिवीजन में एज अ पायलट चला रहे थे उसको। तो अभी हमने आज ही डिसीजन लिया है कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे पूरे स्टेट में जल्दी से जल्दी, और हमारी कोशिश ये है कि विद इन अ मंथ हम इसको ऑपरेशनलाइज भी कर लें। उस पर हम लग गए हैं ऑलरेडी। उससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट हर लेवल से, चाहे वो डिवीजन पे हो चाहे वो स्टेट हेडक्वार्टर पे हो, आप सीधा स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पे टीम्स जा रही हैं। इस तरह की चीजें हम डालना चाह रहे हैं। प्लस उसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें हमारे को जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो वन पंचायत हो, चाहे वो आपके महिला मंगल दल वगैरह हो, उनके फोन नंबर्स को भी हम उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं ताकि उनके पास भी अलर्ट तुरंत पहुंच जाए। कई बार हुआ, क्योंकि गांव वाले तो वहीं पे हैं मौके पे, अगर उनको सही समय पे अलर्ट मिल जाए तो हो सकता है हमारी टीम पहुंचने से पहले ही वो काफी कुछ कर लें। तो इस तरह की चीजें भी प्रयास कर रहे हैं। तो एक ये है। दूसरा ये है कि हमारे स्टेट में कुछ एक आध जगहों पे ऐसे अच्छे मॉडल हुए हैं जहाँ गाँव वालों ने अपने प्रयासों से काफी आग पे लंबे समय तक कंट्रोल किया है। अल्मोड़ा में शीतला खेत का एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है कि इसमें हम लोगों को जोड़ेंगे इसमें जैसे भी, क्योंकि अल्टीमेटली आग लगाई भी लोकल लोगों द्वारा ही जाती है। अब लोकल या ट्रैवलर्स जो भी होते हैं तो उनके द्वारा लगाई जाती है। तो अगर स्थानीय लोग जुड़ेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और ज्यादा, तो निसंदेह हमको इसमें सक्सेस ज्यादा मिलेगी। तो ये सब कुछ नए हम चीजें लाना चाह रहे हैं जिससे हमारी फायर फाइटिंग और ज्यादा सुदृढ़ हो।
इन दिनों प्रदेश के जंगलों में आग धधक रही है। इस पर आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि जंगलों में आग लगना एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही है। जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप बढ़ा है, इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री की पहल पर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, फॉरेस्ट फायर एक वो भी कह सकते हैं, एक फॉरेस्ट फायर भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत उसको भी रखा गया है। वो भी एक नेचुरल क्लैमिटी है। क्लाइमेट चेंज की मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप हो रहा है प्लेन एरियाज में, अब तो हमारे जो नीचे के तराई एरिया वो भी काफी गर्म हो रहा है। उसके कारण ये जो हमारे चीड़ के जहाँ जहाँ पर ये है फॉरेस्ट है, उन एरिया में ज्यादा ये घटना घट रही है। चीड़ का जानते हैं, वहां पर तुरंत आग लग जाता है उसमें, क्योंकि इतना ऑयल होता है। और ये भी सामने आई है बात कि ज्यादातर जगहों में ये ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव जनित ये आग लगी है। कई कारण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा किन किन कारणों से लोग किन किन एक्टिविटी से आग बढ़ जाता है। हो सकता है गलती से हो, लेकिन कई जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये मानव जनित पाया गया है। उसमें भी हमारी चल रही है, लोगों को ये भी किया गया है, लोगों से वार्ता भी की जा रही है, आखिर क्या इंटेंशन है जिसके कारण वो आग को बढ़ाने में उनका जो भी काम है उसका आग बढ़ जाता है। तो ये एक कह सकते हैं मानव जनित होने का एक दृष्टिकोण है, वो भी हम लोगों ने सोचा है। हालांकि हम जो आपदा जो डॉज करने का है, जो फॉरेस्ट फायर को रोकने का है, उसमें कार्रवाई एक्सट्रीम लेवल तक हम लेकर जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कार्रवाई पहली बार उत्तराखंड में हुई है, नैनीताल में। तो जो भी एफर्ट हो सकते हैं, ये हमारा आपदा प्रबंधन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य जो भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, सबके द्वारा एक सामूहिक प्रयास के तहत ये किया जा रहा है। साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग ने वन विभाग की चिंता डाल दी है। लिसा डिपो की सुरक्षा को लेकर बढ़ा दी गई है। आज उत्तराखंड वन विभाग के गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने इंदिरानगर स्थित लिसा डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देकर लिसा डिपो की निगरानी 24 घंटे करने के निर्देश दिए। लगभग 300 से ज़्यादा घटनाएं हो गई है और 350 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया प्रभावित हुआ है। बचा है कितना आपकी रेस्क्यू टीम में? अब देखो कि 71% जो है हमारे पास जंगल का क्षेत्र है स्टेट में, तो इसके अलावा तो बचाने का ही प्रयास है। जितना बचा है वो प्रयास से ही बचा है। लंबा समय है। लंबा समय है, अभी 2 महीने और बचे हमारे पास फायर सीजन के, तो हमें इसमें मुस्तैदी से काम करना है और पूरे गाँव के साथ मिलके हम लोगों ने ये भी कहा कि जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, टीम लगी है, जैसे भी गांव में जाएं तो जहां पे भी समय मिले गांव वालों के साथ संवाद करें, बैठें और इस बारे में उनका सहयोग प्राप्त करें। तो ये सब चीज़ें। उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को लेकर डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसओपी को जारी की है। इसके चलते दून अस्पताल में भी डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड निर्धारित किए गए हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कंफर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे यहाँ अस्पताल में किया जा रहा है। चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का, ये सारा हमने व्यवस्था कर दी।
इन दिनों शहर के अलग अलग जगहों पर कचरे का ढेर देखा जा रहा है। शहर को शहर निगम के अंदर भी गाड़ियों के टूटे और फूटे कचरे देखे जा रहे हैं। ऐसे में निगम की व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल उठा है। इस पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कचरा उठाने के लिए शहर में 2 तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। कचरे उठाने के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं शहर में चलती हैं। एक व्यवस्था है जो डोर टू डोर हमारे आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो रोड स्वीपिंग या अन्य कचरा रोड पर इकट्ठा होता है, उसके लिए हमारे नगर निगम के कार्मिक ही उसकी सफाई करते हैं और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हमारे ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो जहाँ भी ऐसी यदि अव्यवस्था दिखती है तो वहाँ पर संबंधित को तत्काल निर्देशित किया जाता है कि वहाँ जाके सफाई व्यवस्था इंश्योर करें। कूड़ा उठान के लिए नगर निगम खूब पैसे खर्च कर रहा है। इसके बावजूद कुछ कंपनियां लापरवाही कर रही हैं। इसे लेकर मंगलवार को नगर निगम ने कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी इकॉन पर 10-10 हजार रुपए के 2 चालान किए हैं। नगर निगम की तरफ से इकॉन कंपनी को देहरादून में से 26 वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा उठान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कंपनी की तरफ से लापरवाही की जा रही है। ये रूटीन प्रक्रिया है जिसमें हमारे स्टाफ के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त के द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जाता है। उसमें जहाँ भी लापरवाही आती है उसमें उनके एग्रीमेंट में जो भी हमको प्रावधान दिए गए हैं उसके क्रम में जुर्माना अधिरूपित किया जाता है। जनपद ऊधम सिंह नगर में रातों रात खनन का खेल खेला जा रहा है। चंद्र सिक्कों के लालच में खेतों से मिट्टी उठाकर भरान करने में जुटे हैं। चोरी छिपे खनन के काले खेल से जनता परेशान है। जसपुर के निवासी ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत पत्र जसपुर एसडीएम को देते हुए रातों रात चले खनन की जांच करने की मांग की है। नंबर 290 और 292 में अवैध रूप से रात सूचना मिली है ग्रामवासियों द्वारा कि वहाँ मिट्टी का भरान और फलदार वृक्ष हैं जो वहाँ से काटे गए हैं। वहाँ कुछ सरकारी भूमि भी है जिस पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसमें भी भरान करा जा रहा है अवैध रूप से। आज ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम महोदय को अवगत कराया गया है। आगे की कार्रवाई जो भी प्रशासन करेगा। ये काफ़ी जगह चल रहा है खनन। एक अमृतपुर है पास में, उसमें एक तालाब है, उसमें भरान चल रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो तालाब बंद हुए हैं उन्हें खुलवाएंगे, एक तरफ सरकार तालाब खुद बंद करवा रही है। और कुछ जो हमारे शहर के लोग हैं जो सरकारी शहर पर ये काम कर रहे हैं, सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं और गलत तरीके से सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जो 2 नंबर के काम है वो 1 नंबर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तालाब है उन्हें भरकर जल स्तर जो है हमारा वो बहुत नीचे जा रहा है और फलदार जो वृक्ष हैं वो काटे गए हैं पतरामपुर में से, जिससे हमारे पर्यावरण भी काफ़ी दूषित है। हमें जानकारी है कि रात को खनन की कोई परमिशन नहीं होती, पर जो ये मिट्टी डल रही है ज़्यादातर रात में डल रही है। और दिन की भी अगर कोई परमिशन होगी वो विभाग को पता होगा। अगर परमिशन होगी तो उस हिसाब से हमने तो इसमें ये लिखा है, अगर परमिशन है तो आप कार्रवाई ना कीजिए, अगर परमिशन नहीं है तो उन पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो एक आम इंसान को होती है वही कार्रवाई की जाएगी। यदि शिकायत सही को पाई जाएगी तो जो भी उचित कार्रवाई वो की जाएगी। सर उनका सर कहना है उसमें जांच की जाएगी, अगर सत्यता पाई जाएगी तो विधि अनुसार सही कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़।